वेलकम बैक प्रतियोगी मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग साथ मिलकर। तो देखिए, आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में एनवायरनमेंट में जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। देखिए, हमने आपको बताया था भैया महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो आज की क्लास उससे थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए, हमने कहा पूरा एनवायरनमेंट आपको ब्रॉड पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पहले कवर अप करते हैं हम लोग। अभी पहले वो चीज़ें कवर कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमसे अधिकतर एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो पहले इसको हम कवर करते हैं और कहानी के साथ। देखिएगा, हम एनवायरनमेंट आपको पढ़ाएंगे लेकिन एक अलग अंदाज में, कहानी के साथ। तो कहानी के साथ हम लोग उसे पढ़ते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कि कहते किसे हैं, उसको बचाने का प्रयास कैसे किया गया, कौन कौन से मंडल है जिसमें शामिल हैं, ये सब पढ़े हम। आइए अगला टॉपिक क्लियर करते हैं भैया। अगला टॉपिक हमारा पारिस्थितिकी। अगला टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ भैया बोर्ड पर, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की बात की जाए तो सबसे पहले यही जानते हैं कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, है ना। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, जो पारिस्थितिकी है वो इकोलॉजी, जो अंग्रेजी का इकोलॉजी वर्ड है उसी से बना हुआ पारिस्थितिकी, है ना। अब इकोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। किससे किससे मिलकर बना हुआ है? पहला शब्द है ओइकॉस और दूसरा शब्द भैया लॉगॉस। ओइकॉस और लॉगॉस, दो शब्द याद रखिएगा। इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ओइकॉस और लॉगॉस। ओइकॉस का मतलब होता है भैया लिविंग स्पेस। ओइकॉस का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेस। ओइकॉस का अर्थ लिविंग स्पेस। लॉगॉस का अर्थ होता भैया टू स्टडी ऑफ, है ना। हमने कहा कि ओइकॉस का अर्थ होता है भैया लिविंग स्पेस, और लॉगॉस का अर्थ क्या होता है? ओइकॉस का लिविंग स्पेस, लॉगॉस का ओइकॉस का लिविंग स्पेस, लॉगॉस का क्या होता है भैया? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ। बहुत आराम समझेंगे हम लोग। अब इससे अगर मिला दिया जाए तो हम किससे कहेंगे? देखिए, लिविंग स्पेस और द स्टडी ऑफ, मतलब जो जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के बीच में, जीव और वातावरण के बीच में, अर्थात जो लिविंग स्पेस है उसके बीच में जो स्टडी करवाए, कैसे इन्वायरमेंट, जो वातावरण के बीच में, जीवों के चारों ओर जो वातावरण है इनके बीच में जो संबंध बताए, वही क्या है भैया? पारिस्थितिकी। वही क्या है? पारिस्थितिकी है। क्लियर हुआ? हमने कहा कि जो जीव और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण के बीच में संबंध को बतलाए, वही क्या है? पारिस्थितिकी है। तो इसको साथ साथ में नोट करते चलेंगे। हमने कहा कहानी बताएंगे हम आपको। आज पारिस्थितिकी की पहली क्लास, इकोलॉजी की पहली क्लास है, तो आज छोटी छोटी कहानियों के साथ शुरुआत करेंगे और हम टॉपिक में कोई बकवास नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम टॉपिक टू टॉपिक आपसे बात करेंगे, और अगर ऐसी कोई अलग बात करते भी हैं तो भी टॉपिक से ही जुड़ी होगी। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलिएगा साथ में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इरेज करें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, इसे हम कैसे समझेंगे? तो देखिए कैसे समझेंगे भैया? जीवों के आवास स्थान, जीवों के आवास स्थान, है ना। अब देखिए जीवों में कौन कौन चीज़ें आएंगी भैया? जीवों में कौन कौन चीज़ें आएंगी? इसमें पादप आएंगे, जंतु आएंगे और सूक्ष्म जीव आएंगे। और क्या आएंगे भैया? सूक्ष्म जीव आएंगे। पादप,
जंतु, सूक्ष्म जीव, ये किस में आएंगे भैया? ये आएंगे हमारे जीवों में। तो हमने कहा जीवों के आवास, ये तो जीव हो गए, लेकिन इनके आवास की बात की जाए, ये जहाँ रहेंगे ये तो जैविक घटक हो गए ना भैया। जीव कैसे घटक हो गए हमारे? जीव हो गए जैविक घटक। ये कैसे घटक होंगे भैया? सब के सब, ये सब के सब होंगे जैविक घटक। कैसे घटक होंगे? जैविक घटक होंगे। लेकिन जो जैविक जो जीव हैं, जहाँ रहते हैं, जिनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है, जिनके द्वारा उनकी संरचना बनी हुई है, वो क्या होगा भैया? वो होता है अजैविक घटक। वो क्या होता है? आसानी से समझिएगा, बहुत आसान भाषा में, अजैविक घटक। क्लियर हुआ? अब इन दोनों के बीच में जो संबंध बता दे, इन दोनों के बीच में जो संबंध बता दे, वही क्या कहलाएगा? वही तो हमारा इकोलॉजी कहलाएगा। वही तो हमारा क्या कहलाएगा भैया? वही हमारा पारिस्थितिकी कहलाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, हमने कहा कि जीवों के आवास स्थान का अध्ययन। अब जीवों में क्या क्या हमने बताया? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव सब किस में आएंगे? जीवों में आएंगे, जिनके अंदर जीव होगा। और अजैविक में क्या आएगा भैया? इनका आवास किस में आएगा? अजैविक। मान लीजिए जल में रहते हैं, जल क्या है? अजैविक घटक है हमारा। मृदा में रहते हैं, मृदा क्या? अजैविक घटक है हमारा। क्लियर हुआ? अजैविक घटक है। तो इनके बीच में जो संबंध को बतला दे, वही क्या कहलाता है भैया? हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। इतना समझ में आया? चलिए इसको भी नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। नोट हो गया मित्रों? नोट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझते चलेंगे। कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बताइएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तुरंत बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात की जाए आपसे कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? किसकी बात की जाए? शब्द की बात की जाए तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? इनका नाम था रेटर। क्या नाम था? रेटर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया था। और कब दिया था भी? 1865 में। कब दिया था? 1865 में रेटर नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। लेकिन इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? शब्द की व्याख्या किसने की थी? शब्द की व्याख्या किसने की थी? तो उनका नाम था अर्नेस्ट। क्या नाम था भैया? अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल साहब ने इस शब्द की व्याख्या की थी। और कब की थी? 1869 में। कब की थी? 1869 में अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द की व्याख्या की थी। अब हैकल साहब की बात की जाए, हैकल साहब की बात की जाए तो हैकल को ही पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान ही तो है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं भैया? हैकल साहब को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक। लेकिन अब इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने व्याख्या की थी। शब्द किसने दिया था? शब्द तो रेटर ने दिया था, व्याख्या की थी अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन अगर हमसे पूछे इस शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? तीनों पॉइंट आराम से समझिएगा भैया। इस शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? तो सैद्धांतिक व्याख्या की बात की जाए भैया तो इस शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या नाम भैया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो हमने कहा कि पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या, सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नाम याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। अगर आपसे पूछे भैया कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तब हम क्या बताएंगे? रेटर का नाम बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, अगर ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकल हैं तो हम क्या लगाएंगे? अर्नेस्ट हैकल लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूछता है कि पारिस्थितिकी शब्द की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी, तो सैद्धांतिक व्याख्या किसने की थी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने की थी। किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। अभी देखिए, अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर यदि अर्नेस्ट हैकल और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट दोनों लोग हैं, तब किसे हम पिता बोलेंगे? बिल्कुल, ये दिमाग चलना चाहिए आपका। दिमाग को चलाते रहिए, नहीं तो हमने कहानी बताई थी आपको
कि अगर आपने अपना दिमाग नहीं चलाया तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपका दिमाग रख दिया जाएगा म्यूज़ियम में, और रख कर ये बताया जाएगा कि देखिए ये वही दिमाग है जिसका यूज़ कभी नहीं हुआ, ये वही दिमाग है जो कभी यूज़ में ही नहीं आया। तो आप लोग दिमाग को खूब यूज़ करिए और सही दिशा में यूज़ करिए। तो देखिए हमने कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए भैया कि पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता कहेंगे किसे, यदि दोनों ऑप्शन में है अर्नेस्ट हैकल और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो देखिए बिल्कुल डाउटेबल नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको कोई डाउट करना ही नहीं है। ऑप्शन क्या कर देना आपको, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, अभी तक देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स पूछे गए, जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, चलिए देखिएगा मित्रों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने आपसे कहा कि अगर हमसे ऑप्शन में दोनों देता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक या पारिस्थितिकी के जनक किसे मानेंगे, ऑप्शन में दोनों है, तो हमने कहा आपको आंख बंद करके किस पर टिक कर देना है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के ऑप्शन पर टिक कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अभी तक जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें तो इन्हीं का नाम आता है, लेकिन जो आयोग की परीक्षा हुई उसमें माना किसे गया, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना गया। तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर हमसे ऑप्शन में दोनों है, हैकल भी हैं हम्बोल्ट भी हैं, तो टिक किस पे करना है, हम्बोल्ट पे करना है। अगला यहीं से पूछता भैया कि भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा किसे माना जाता है भैया, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को क्या माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। तो हमने कहा डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। तो हमने कहा आपको कुछ ना कुछ हम कहानियों के साथ इसे जोड़ेंगे, तो आइए कहानी के साथ इसे जोड़ते हैं। अब देखिए ये आपसे भी जुड़ी हुई कहानी है। जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे, ये कहाँ के थे भैया, यूएसएसआर, जो पहले यूएसएसआर बोला जाता था, जो रसिया था हमारा, जो पहले यूएसएसआर था, जो यूनियन था उसका, वहीं के निवासी थे। अब इन्होंने व्याख्या कैसे की, सैद्धांतिक व्याख्या, इसी के बारे में आपको बताते हैं। अब यूएसएसआर का जो जॉर्ज शासक था, यूएसएसआर के प्रांत का जॉर्ज शासक था, उसी जॉर्ज शासक के क्षेत्र में रहते थे। और ये बहुत ही, जब ये वयस्क हुए, वयस्क अवस्था में इनका जीवन बिल्कुल इसी तरह से एक बहुत ही गरीबी में बीत रहा था इनका जीवन। ये जैसे होता नहीं कि कूड़ा उड़ा बींद के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो होता क्या था कि ये रोज़ जो वहाँ का जॉर्ज शासक था उसके महल के सामने से रोज़ गुजरते थे, और जब वहाँ से गुजरते थे तो उस महल को रोज़ देखा करते थे। जब वहाँ के जो सैनिक लोग थे जब पूछते कि क्या देख रहे हैं, तो वो कहते थे कुछ नहीं, हमारा घर इधर पड़ता है, निकल जाते थे। अब एक बार हुआ क्या कि जैसे ही ये महल की तरफ देखे, उस महल के झरोखे से, यहाँ पे कह दिया जाए तो इनको झरोखा देख रहा था, उस महल का झरोखा देख रहा था, और ये अपनी एक मतलब टकटकी लगाकर उस चिर परिचित मुद्रा में उसी झरोखे की तरफ देखते रहे। झरोखा भी नहीं देखता रहा। कुछ देर बाद झरोखा शर्माया और बंद हो गया। उस झरोखे में था क्या, एक सुंदर सी कन्या का चेहरा। अब देखिए ये इनकी रोज आदत में आ गई है। अब रोज आते महल की तरफ, उसी झरोखे की तरफ देखते, वही चेहरा झरोखे की तरफ से इन्हें भी देखता। तो ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। तो एक दिनों इन्होंने मन बनाया कि हम जॉर्ज शासक से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हम्बोल्ट साहब ने कहा कि हम जॉर्ज शासक से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। इन्होंने वहाँ के सेनापतियों से कहा कि हम जॉर्ज शासक से मिलना चाहते हैं। चलिए कर दिया, कि व्यवस्था कर दी गई।
ये जॉर्ज शासक के सम्मुख पहुँचे वहाँ पर। तो जॉर्ज शासक ने इनसे पूछा कि क्यों मिलना चाहते थे तुम हमसे? हम तो तुम जैसे लोगों से मिलते भी नहीं हैं। तो इन्होंने कहा, बिना डरते हुए इन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी से शादी करनी है। जॉर्ज शासक तमतमाया, फिर अपने आप को उसने शांत किया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दें? अब ये इन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए हमसे, आप कुछ भी करने के लिए कह दीजिए, अगर हम ना कर दें तो कहिएगा, आप कुछ भी कहिए हम कर देंगे, उसकी बात तो कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, नाम सुनिएगा, इसी जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला, जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? यूराल पर्वत। नाम क्या है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पूर्व में, यूराल पर्वत के पूर्व में, हमने कहा यूराल पर्वत किसे किसे अलग करता भैया? एशिया और यूरोप को। इन्होंने कहा कि यूराल पर्वत के पूर्व में एक स्थान है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? नाम याद रखिएगा, किस नाम से प्रसिद्ध है? अल डरेडो नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? अल डरेडो नाम से प्रसिद्ध है। अल डरेडो का मतलब होता है सोने का पहाड़। अल डरेडो का मतलब क्या होता है भैया? सोने का पहाड़, जिसका वर्णन टालमी ने अपनी पुस्तक में भी की है। जिसका वर्णन किसने किया भैया? टालमी ने अपनी पुस्तक में भी की है कि यूराल पर्वत के पूर्व में अल डरेडो नामक एक पहाड़ है जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। जॉर्ज शासक ने कहा, तुम जाओ और अल डरेडो की खोज 1 सप्ताह में अगर तुम करके वापस आ गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। इन्होंने कहा, बिल्कुल देरी मत करिए, हमें जाने की आज्ञा दीजिए और तैयारी करके रखिएगा। हम 1 हफ्ते में अल डरेडो की खोज करके आएंगे और आपकी बेटी से शादी कर लेंगे। अब हम्बोल्ट ने अपने एक दोस्त को लिया और निकल पड़े किस तरफ? यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ। और साइबेरिया, जो साइबेरियन क्षेत्र है, उसको इन्होंने ये पार करते हुए निकलते गए, चलते गए। अब जो विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसको बैकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे गहरी झील जिसे बैकाल झील के नाम से जाना जाता है, इन्होंने उसको भी पार कर दिया। इनके दोस्त और इन्होंने मिलकर उसको भी पार कर दिया। इनका दोस्त बिल्कुल थक चुका था, हताश हो चुका था। उसने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पानी मिल जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा आराम करने को मिल जाए तो थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। जो बैकाल झील थी, विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील के बाद जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक जगह पर एक उजाला दिख रहा था इनको। जब ये लोग उसके पास पहुंचे तो झोपड़ी में एक बुढ़ी महिला थी। इन्होंने नॉक किया जब, तो एक बुढ़ी महिला निकली, एक वृद्ध महिला निकली। जब उस महिला ने पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो इन्होंने उस महिला को दिशा का ज्ञान कराया कि हम लोग इधर से आ रहे हैं, दिशा का ज्ञान कराया। जब उस महिला ने देखा, दिशा की तरफ देखा, तो उस महिला ने कहा, ये तो असंभव है, कैसे कर गए तुम लोग? और तुम लोग जिसको अभी अभी पार करके आ रहे हो वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो विश्व प्रसिद्ध बैकाल झील है। अगर उस बैकाल झील की बर्फ टूटी होती तो तुम लोग उसकी गर्त में समा गए होते और तुम्हारा पता भी ना चलता। अब देखिए यहीं पर होता है, जैसे ही ये शब्द हम्बोल्ट ने सुना, हम्बोल्ट तो उत्साहित हो गए। हम्बोल्ट क्या हुए? हम्बोल्ट उत्साहित हो गए। अब ये उत्साह में उछलने कूदने लगे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, बैकाल झील को हमने पार कर दिया। जो इनका दूसरा साथी था वो हताश होकर बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। उस महिला से हम्बोल्ट ने पूछा कि अल डरेडो
आगे हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अल डोरेडो कहीं है कि नहीं है। उस महिला ने जैसे ही पूछा अल डोरेडो है कि नहीं है, उस महिला ने, इन लोगों ने पूछा उस महिला से अल डोरेडो है कि नहीं है। महिला ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अल डोरेडो कहीं नहीं है। इन लोगों ने जब महिला की बात सुनी तो वापस आ गए, फिर उसी रास्ते से वापस आ गए। जब ये लोग जॉर्ज शासक के दरबार में पहुंचते हैं, हम्बोल्ट ने कहा, और इन लोगों को वापस आने में लगभग 2 मंथ का समय लग गया, लगभग 2 महीने का समय लग गया। ये लोग जब वापस आए, जॉर्ज शासक से बोले कि आपकी बेटी कहाँ है, मुझे उसे शादी करनी है। तो जॉर्ज शासक ने कहा हमने कितना समय दिया था, तो इन्होंने कहा 1 हफ्ते का। उन्होंने कहा हमने तो शादी कर दी। तो हम्बोल्ट ने कहा हमें तो शादी करनी भी नहीं थी, अब मुझे शादी नहीं करनी है। यही वो हम्बोल्ट हैं जिन्होंने बताया कि ऊंचाइयों के साथ बढ़ने पर, आर्द्रता, ऊंचाइयों के साथ बढ़ने पर आर्द्रता जो वायुमंडल की है, भूमि की नमी, जलवायु परिवर्तन, वर्षा के आधार पर कैसे वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले आर्द्रता, नमी, जलवायु परिवर्तन, वर्षा के आधार पर यह बताया कि वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, तो किसका नाम आएगा? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम आएगा। तो ये थे हम्बोल्ट साहब, ये हमारे साथ भी होता है। कहानी का मर्मज्ञ अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते। हमने कहा भैया आज पारिस्थितिकी की पहली क्लास है, इसलिए हम थोड़ा बहुत कहानी बताएंगे, लेकिन अगले क्लास से बिल्कुल कहानी नहीं, टॉपिक टू टॉपिक हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बात की जाए, लेवल ऑफ पारिस्थितिकी, लेवल ऑफ इकोलॉजी, चलिए अगली बात की जाए भैया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, है ना, कि इकोलॉजी में क्या क्या लेवल है ना, कितने लेवल इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से लेवल हैं किसमें? इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में। आइए इसको क्लियर करते हैं। इनको 6 वर्गों, कितने वर्गों में बांटा गया? वही तो है, कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्ग हैं इसके। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। और किसके 6 वर्ग हैं ये? सूक्ष्म से बृहत्तम इकाई तक। ये 6 वर्ग किसमें बांटे गए? सूक्ष्म से बृहत्तम इकाई, सूक्ष्म से बृहत्तम इकाई की तरफ अगर हम बढ़ें भैया, तो इसे कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्गों में। बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए 6 वर्ग हैं कौन कौन से, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गों से भी। तो 6 वर्ग देखिए कौन कौन से, ध्यान से सुनते चलिएगा। तो पहला है जीव, दूसरा जनसंख्या, पहला क्या भैया? जीव, दूसरा जनसंख्या, तीसरा समुदाय, जीव, जनसंख्या, समुदाय, याद रखिएगा 3 हुआ, जीव, जनसंख्या, समुदाय। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों, कौन कौन सा भैया? पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों, और कौन सा? जैव मंडल, और कौन सा? जैव मंडल। तो हमने क्या बताया आपसे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी का है, मतलब इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया। कितने वर्गों में डिवाइड किया गया इसे? जो लेवल है इसका कितने वर्ग में बटा हुआ है? 6 वर्ग में। जीव की बात की जाए तो जीव को हम व्यष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यार नाम याद रखिए, अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्यष्टि किसे कहते हैं, तो जीव को क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। जनसंख्या को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि से भी इसे संबोधित किया जाता है। हमने कहा कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा होगा उसे थोड़ा अलग मिलेगा, आपको थोड़ा बढ़ के मिलेगा। तो जीव का मतलब होता है व्यष्टि, और इन्हीं से जो उत्पन्न वही तो जनसंख्या होगी, यही तो जनसंख्या बढ़ाते हैं। वो क्या होगा? समष्टि होगा। क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, अगर इंग्लिश की बात की इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन, ये क्या भैया कम्युनिटी, समुदाय है ना, ये कम्युनिटी, ये इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है ना, ये क्या भैया जियोम, जैवमंडल, जियोम और जैवमंडल, जिसको हम बायोम के नाम से भी जानते हैं। जियोम को क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में, बायोम के नाम से भी जानते हैं, और इसे क्या कहते हैं बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आइए एक एक करके समझ लेते हैं है क्या। देखिए अभी हमने कहा जीव को ही जैविक मंडल में रखा गया है। अब जीव में हमने कहा कि पादप आएंगे जिन्हें उत्पादक कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लें, जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो, उन्हें उत्पादक कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं उत्पादक। आप लोग शायद ना समझ पा रहे हो, दीक्षित सर देखिए हमारे समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं उत्पादक। तो पादप, जो बड़े जीव, सूक्ष्म जीव, सब किस में आते हैं जीव में। इन्हीं जीवों के द्वारा हमने कहा था कि जितने भी जीव होते हैं अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और जब ये करेंगे तो क्या बढ़ेगी जनसंख्या। अब देखिए समुदाय क्या है, जैसे कुछ भी आप ले लें, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र ले लें, वहाँ पर उपस्थित, अब कोई एक जगह ले लें, से कोई मैदान ले लें भैया, वन क्षेत्र ले लें, उस वन क्षेत्र में तरह तरह के जीव पाए जाएंगे, उन जीवों का समूह पाया जाएगा, और वही समूह जब एक दूसरे से अंतर संबंधित हों, वही समूह जब एक दूसरे से अंतर संबंधित हों तब उसे समुदाय बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि कहीं भी किसी भी तंत्र में कई जीवों का समूह और उन जीवों में जो आपस में अंतर संबंध पाया जाता है वही समुदाय है। अगर अंतर संबंध ना पाया जाए जीवों में, अगर अंतर संबंध ना पाया जाए भैया, तब उसे क्या बोलेंगे, तब वह समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा समूह। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि किसी वन क्षेत्र में कई जीवों का समूह पाया जाता है, यदि उनमें अंतर संबंध ना पाया जाए तब उसे क्या कहेंगे समूह कहेंगे। अगर उनमें अंतर संबंध पाया जाए, लोग एक दूसरे संबंधित हों, तब उसे क्या बोलेंगे समुदाय। जैसे हमारा समाज क्या समुदाय है, क्या है समुदाय है। लेकिन अगर वही आप अपने आप को समाज से अलग कर लें, 4-5 लोग मिलकर उस समुदाय से अलग हो जाएं, तो उनका समूह हो गया वो, मतलब 4-5 लोगों का समूह अलग है वो। ये पूरा समुदाय है जो ढेर सारा हमको दिख रहा है, वो 4-5 लोग इससे संबंध अपना तोड़ लिए तो समूह में चले गए। क्लियर हुआ। अगला आता पारिस्थितिकी तंत्र। अब तंत्र की बात की जाए तो यह इसको प्राकृतिक और कृत्रिम 2 रूपों में बांटा गया है ना। अभी आगे इसको बताते हैं। जैसे हमने कहा घास का मैदान, जलीय क्षेत्र, समुद्र, नदी, तालाब, झील, है ना, वन क्षेत्र, स्थल क्षेत्र, ये सारी चीज़ें। अगला देखिए आता भैया जीवों और जैवमंडल। तो जैवमंडल तो क्लियर होगा। जैवमंडल में देखिए इसके पहले आपको बताया था जैवमंडल किसे कहते हैं। हमने कहा था कि जहाँ पर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल, जल, वायु, जहाँ पर तीनों मिल जाएं, इन तीनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है भैया जैवमंडल कहलाता है। जीवोम की बात की जाए भैया तो जीवोम क्या होता है, इन्हीं के द्वारा जो स्थापित हो, अर्थात जैवमंडल में जो चीज़ें स्थापित हो जाएं वो किसके माध्यम से होती है, जीवों के माध्यम से ही होती है ना। तो ये सब कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमने इतनी चीज़ें आपको बता ली, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी कितने वर्गों में बांटा गया, 6 वर्गों में। कहाँ से, सूक्ष्म से बृहत्तम इकाई की तरफ बढ़ेंगे। जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम, जैवमंडल। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए भैया जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इरेज करें इसको, चलिए इरेज करते हैं भैया, आप लोग नोट करिएगा।
देखिए आप लोगों से आज से भैया क्लास में बैठ के मोबाइल न चलाया करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक, नोट करिए भैया, इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। अगला टॉपिक कौन सा आता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। चलिए, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ से देखिए, इसको हम समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे। देखिए क्या सुनना है, क्या समझना है हमको, ठीक है? चलिए क्लियर करें इसको। अब देखिए तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है। कैसी इकाई भी अगर हमसे पूछा जाए कि कैसी इकाई है ये, तो एक प्राकृतिक इकाई है। कैसी इकाई भैया? प्राकृतिक इकाई है। अब जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अर्थात क्या हुआ भैया कि कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ, हमने कहा किसी विशेष क्षेत्र में जितने जीवधारी पाए जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों, सभी जीवधारियों का अपने आसपास पाए जाने वाले वातावरण, 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 अपने आसपास पाए जाने वाले वातावरण के बीच में, के इधर लिख देते हैं भैया, ये थोड़ा सा इधर हम कर देते हैं, के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, बीच में जो अंतःक्रिया स्थापित हो वही क्या कहलाएगा? स्थापित हो वही क्या कहलाता है भैया? वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अगर हमसे कोई पूछे एक शब्द में कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसी इकाई है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसका संबंध, जैसे हमने कहा किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे आप कोई क्षेत्र ले लीजिए, घास का मैदान ले लीजिए, वन क्षेत्र ले लीजिए, इनमें पाए जाने वाले जीवधारी होंगे, इनके बीच और इनके चारों तरफ जो वातावरण पाया जाएगा, इन्हीं के बीच में जो अंतःक्रिया स्थापित होगी, इन्हीं के बीच में जो अंतःक्रिया स्थापित होगी वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आपने पारिस्थितिकी सुना था कि इनके बीच में जो संबंध बताए, जीव और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण के बीच में संबंध पाए, वो तो पारिस्थितिकी था। लेकिन इन्हीं के बीच में अंतःक्रिया का मतलब कैसे वहाँ पर ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, अपने आप को कैसे रहते हैं, जो पूरी क्रिया, जो अंतःक्रिया स्थापित हो जाए वही क्या है? तंत्र हो जाता है। इसको नोट करिएगा। अब यहीं पर एक पॉइंट हम और जानते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका नाम था भैया अर्नेस्ट एजी टांसले। क्या नाम था भैया? सॉरी, क्या नाम था? एजी टांसले नाम था। क्या नाम था उनका? एजी टांसले नाम था। एजी टांसले साहब ने बताया सबसे पहले किसके बारे में? तंत्र के बारे में। और कब बताया भैया? 1935 में। नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। कब बताया? 1935 में। क्लियर हुआ?
चलिए आगे बढ़ते हैं। एजी टांसले साहब ने बताया इसको। अब बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, हमने कहा भी इसको प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांटा गया। नोट हुआ भैया? आप लोग नोट करिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आप लोग वीडियो को आराम से सुने, आराम से समझें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगली बात हमने कहा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अब प्रकार की बात की जाए भैया तो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला भैया प्राकृतिक, दूसरा भैया कृत्रिम। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम को हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित भी बोला जाता है। किसे भैया? कृत्रिम को मानव निर्मित भी हम बोल सकते हैं। जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक में दो आएंगे, स्थल और जल, स्थल और जल। अब देखिए स्थल और जल की बात की जाए तो प्राकृतिक में कितने आएंगे? दो आएंगे, स्थल और जल, है ना। एक स्थलीय भाग, एक जलीय भाग, स्थल और जल आएंगे। अब स्थल में देखिए क्या क्या आता है भैया? वन, जंगल, घास का मैदान, वन, जंगल, घास का मैदान, वन, जंगल, घास का मैदान, है ना। मरुस्थल, वन, जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल, ये सब किस में आएगा? स्थल में आएगा। अब देखिए जलीय भाग में क्या क्या आएगा भैया? जलीय भाग की बात की जाए तो इसमें देखिए अलवड़ी अर्थात समुद्र, तालाब, झील, नदी, ये सब किस में आएगा? समुद्र, नदी, तालाब, समुद्र, नदी, तालाब, झील, है ना। ये सब किस में आएगा भैया? जल में आएगा। कृत्रिम में देखिए क्या क्या आएगा। कृत्रिम की बात कीजिए, हमने कहा जो मानव निर्मित है, और इसमें देखिए सबसे प्रमुख कौन सा होता है? धान का खेत। कौन सा होता है? धान का खेत। और क्या आएगा? धान के खेत के बाद एक्वेरियम। क्या आएगा भैया? एक्वेरियम आएगा। धान का खेत, एक्वेरियम, क्लियर हो? लिखते चलिएगा साथ साथ में। धान का खेत, एक्वेरियम, उद्यान, बगीचा जिसे बोलते हैं, उद्यान, बगीचा, ये सब किस में आएगा भैया? ये आएगा मानव निर्मित में। फिर से देखिए हमने कहा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक को दो भागों में, स्थल और जल वाले भाग के रूप में। स्थल में वन, जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल, ये सब किस में आएगा? स्थल में आएगा। जल में समुद्र, नदी, तालाब, झील, ये सब आएगा भैया किसमें? जलीय भाग में। कृत्रिम में भैया कौन सा है? धान का खेत, एक्वेरियम, उद्यान आदि किस में आएगा भैया? मानव निर्मित में। इसको नोट करिएगा, ऐसे बना लीजिएगा आप भी साथ में। बना लिए भैया? चलिए आज के लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के लास्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ। आज के लास्ट पॉइंट की बात की जाए भैया तो देखिए पॉइंट कौन सा? इकोसिस्टम की विशेषताएं। पॉइंट कौन सा भैया? इकोसिस्टम की विशेषताएं। इकोसिस्टम की
विशेषताएं, इकोसिस्टम की विशेषताएं, इसको नोट करिएगा, फिर एक एक करके इसको लिखते चलिएगा साथ में। जो हम लिखाने चल रहे हैं उसको लिखते चलिएगा साथ में एक एक करके, इसको नोट करिएगा। पहले हेडिंग डालिएगा इकोसिस्टम की विशेषताएं। अब विशेषताओं की बात की जाए, इसकी कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता के रूप में अगर हम जाने भैया तो इसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। क्या होता है? इसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, सुनिश्चित क्षेत्र। और दूसरा क्या भैया, यह अस्थाई तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है भैया? ये अस्थाई तंत्र होता है। साथ में लिखते चले, हमने कहा सुनिश्चित क्षेत्र, अस्थाई तंत्र, एक खुला तंत्र। कैसा होता है भैया? खुला तंत्र, खुला तंत्र। नोट करिएगा साथ में पॉइंट, खुला तंत्र। और क्या होता है भैया? कार्यात्मक, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। इसमें क्या मिलती है? कार्यशील क्षेत्रीय, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। देखिए हमने कहा भी हम आपको वही बताएंगे जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे थे, कूड़ा कचरा कुछ नहीं बताएंगे। नोट करिएगा साथ साथ में, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। अपनी उत्पादकता, इसमें इसकी अपनी उत्पादकता होती है, अपनी उत्पादकता। इसमें हमको अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं, जो एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक भेजते रहते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात की जाए भी इसके संघटक कितने होते हैं। बात की जाए इसके संघटक कितने होते हैं, तो अगर इसके संघटक की बात की जाए भैया तो देखिएगा इसके संघटक होते हैं 3। कितने संघटक होते हैं भैया इसके 3 संघटक होते हैं। वो 3 संघटक देखिए हैं कौन कौन से? 3 संघटक देखिए कौन कौन से भैया? ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ऊर्जा, जैविक और अजैविक, इसके कितने संघटक होते हैं? 3 संघटक। अगर इनमें पूछा जाए भैया कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है, तो सूर्य का प्रकाश। इनमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है भैया? तो सूर्य का प्रकाश होता है प्रमुख स्रोत। संघटक कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं भैया? ऊर्जा, जैविक और अजैविक, है ना। चलिए इतना नोट हुआ, इतना नोट हुआ भैया। अब लास्ट पॉइंट बताते हैं भैया आपको, इकोटोन किसे कहते हैं। लास्ट पॉइंट बताते हैं, इकोटोन किसे कहते हैं। इतना नोट हुआ। चलिए इकोटोन किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, नोट करिएगा जल्दी से। इकोटोन की बात की जाए भैया तो देखिए इकोटोन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उन्हीं के जो बीच का स्थान होता है वही क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। और उस क्षेत्र में जो कहा जाए एक प्रकार से जो जीवों में विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इकोटोन हमसे पूछा हुआ भैया, तो इकोटोन देखिए किसे कहते हैं। इकोटोन किसे कहते हैं देखिएगा। इकोटोन की बात की जाए तो देखिए हमने कहा कि जैसे 2 पारिस्थितिकी तंत्र आप ले लीजिए, एक वन क्षेत्र है, दूसरा घास का मैदान। एक वन क्षेत्र, दूसरा घास का मैदान। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र मिलेगा वही क्या कहलाएगा भैया? वही इकोटोन कहलाएगा। क्लियर हुआ? फिर से देखिएगा, हमने कहा इकोटोन किसे कहेंगे? हमने कहा वन क्षेत्र और घास के मैदान। हमने कहा 2 क्षेत्र आप ले लीजिए, 2 पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र ले लीजिए, उन्हीं के बीच का जो स्थान होगा वही क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया क्या? वन क्षेत्र, घास, मैदान। अब और कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं जो आपस में जुड़ पाए, है ना। तो ये रही बात भैया हमारी आज तक की, जिसमें हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बेहतर चर्चा की। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती, ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और देखिए हमने कई बार कहा भैया कि आप लोग देखिए सारे सर बताते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बहुत कम लाइक होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत हमको बताते रहें। धन्यवाद।